नमस्कार सभी भैया बहनों का आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से चलाई जा रही इस ई शिक्षण कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान प्रकरण भारत की जलवायु भाग 29 में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भारत की जलवायु में दो पूर्व भागों में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और जलवायु नियंत्रण करने में प्रमुख रूप से जो 6 तत्व है कोरोलिस बल्स, जेड धाराएं और भारतीय मानसून के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय मानसून की ऋतुओं के अंतर्गत शीत ऋतु के बाद अब हम आगे ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु जो मुख्यतः भारत में मार्च से लेकर के इसकी मई तक की अवधि होती है। ऐसे समय में जो सूर्य होता है वो उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देख करके लगाया जा सकता है। इस समय में तापमान उत्तरी जो भारत है इसमें वृद्धि होती है, वायु दाब में कमी आती है और जिसके कारण अलग अलग स्थानों का जो तापमान है वो भिन्न प्रकार से होता है। दक्षिणी जो भारत है उसमें समुद्र का प्रभाव होने के कारण भूमध्य रेखा की तरफ पड़ते हुए भी इस भाग का तापमान कम रहता है। उत्तर का जो तापमान है ज्यों ज्यों अधिक होता जाता है। मार्च के महीने में दक्कन के पठार का जो उच्चतम तापमान है वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात को जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का भी तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। देश का जो उत्तरी भाग है ग्रीष्मकाल में ज़्यादा गर्म होता है। मई के अंत में तो उत्तर पश्चिम के थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण भी इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण होता है लू। लू किसे कहते हैं? तो ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें चलती है जो कि दिन के समय में चलती है। इसको स्थानीय भाषा में लू के नाम से पुकारा जाता है। कभी कभी ये दिन भर नहीं देर शाम तक भी ऐसी जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव तो नुकसानदायक हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के दौरान सामान्यतः ये धूल भरी आंधियाँ आती है, लेकिन इस आंधियों का लाभ भी है, ये अस्थायी रूप से कुछ तापमान में आराम भी पहुंचाती है। ये तापमान को कम करती है और अपने साथ ठंडी हवा और हल्की वर्षा भी कभी कभार लाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है और इसलिए ऐसी हिमवृष्टि जो पश्चिम बंगाल के वाले क्षेत्र में होती है जिसको सामान्यतः काल वैसाखी कहा जाता है क्योंकि ये वैसाख के महीने में होती है। ऐसे ही इस समय में एक आम्र वर्षा शब्द का भी उपयोग होता है जो कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत के कर्नाटक और जो केरल राज्य है उसमें मानसून से पहले की वर्षा होती है और इसके कारण जो आम की फसलों के लिए बहुत बड़ी लाभदायी होती है। इस वर्षा के कारण आम के जो फल होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तीसरी जो ऋतु आती है वर्षा ऋतु या जिसको कहते हैं मानसून का आगमन। तो हमारे देश में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ से ही हो जाता है। इस समय में उत्तरी मैदान है उसमें निम्न दाब की जो अवस्थाएं हैं वो तेज हो जाती है और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक जो पवनें हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है
वहाँ से ये उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों से ऊपर से गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ में इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी भी लाती है, समुद्री भागों के ऊपर से आने के कारण। और इनकी जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है। सामान्यतः ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बहुत दूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ करके ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में ही पहुंच जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इस मौसम की जो अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसीराम, जो कि मेघालय में स्थित है, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर हम ज्यों ज्यों जाएंगे, जो वर्षा की मात्रा है निरंतर रूप से घटती जाएगी और वर्षा उधर से पश्चिम की तरफ आती हुई राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में तो बहुत कम हो जाती है। एक मानसून में संबंधित एक घटना आती है जिसको हम कहते हैं वर्षा में विराम, अर्थात वर्षा है इसकी जो आगमन है वो अनिश्चित रहता है। कई बार एक बार आने के बाद काफ़ी लंबे समय तक बरसात आती नहीं है, या कई बार लंबे समय तक जमी भी रहती है, कई बार कम मात्रा में आती है, कई बार आती नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति को वर्षा में विराम कहा जाता है, जिसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक चलती ही होती है और इसमें वर्षा रहित अंतराल भी आते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं और विभिन्न कारणों से गर्त और इसका जो अक्ष है उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का जो स्थान के अनुसार जो वितरण है वो सुनिश्चित होता है। जिस समय मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में बहुत अच्छी वर्षा होती है, और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय की तरफ चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था पाई जाती है। हिमालय की नदियों के जो पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक वर्षा होती है, और इस वर्षा के कारण जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आती है, और जिसके कारण जान माल की भारी क्षति भी उठानी पड़ती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। ये गर्त निम्न दाब के गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन और वापसी भी मानसून की अव्यवस्थित होता है। इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों के जो कृषि संबंधी कार्य है उनको भी अस्त व्यस्त कर देता है। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। तो सामान्यतः भारत में जो मानसून है वो अक्टूबर के आसपास इसका वापसी हो जाती है, और अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर कमज़ोर हो जाता है, और धीरे धीरे जो उच्च दाब प्रणाली है वो इसका स्थान ले लेती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होने का समय होता है। इस समय में मानसून की वापसी होने से जो आसमान है वो पूरी तरीके से साफ और तापमान में एक बार पुनः वृद्धि हो जाती है। इस समय में दिन का जो तापमान होता है वो बहुत उच्च होता है, रातें ठंडी और सुहावनी होती है, और जो स्थलीय भाग होता है वो भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का जो मौसम होता है
वह असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस कहा जाता है। क्वार भारतीय जो आश्विन महीना है इसको कहा जाता है। तो उस समय में कृषि संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत गर्मी महसूस होती है। अक्टूबर के अंत में विशेषकर उत्तरी जो भारत होता है उसमें तापमान बहुत तेज़ गति से नीचे गिरता है और नवंबर के शुरुआत में तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से जुड़ा होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो प्रायः विनाशकारी होते हैं जिसके कारण ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की जो अधिकतर आबादी वाले डेल्टाई वाले प्रदेश है वहाँ चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ तक भी पहुँच जाता है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है वो इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण, तो भारत में वर्षा का वितरण है वो सब जगह वर्षा की जो अनिश्चितता है और समय का भी कोई सामान्यतः नियम नहीं होने के कारण जो वर्षा है उसका वितरण भी एक जैसा नहीं है। यदि हम इसकी तरफ गौर करें तो पश्चिमी तट के भाग और जो उत्तरी पूर्वी भारत में यदि ध्यान करें तो लगभग उन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दूसरी तरफ ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात वाले जो क्षेत्र है राजस्थान का, तो इसमें 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और जो सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन इलाकों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। देश के जो बाकी वाले हिस्सों में वहाँ वर्षा की मात्रा है वो मध्यम रहती है, न कम है न अधिक है। हिमपात केवल हिमालय वाला क्षेत्र है वहीं तक सीमित रहता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग है तथा जो पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश है उनमें अधिक पाई जाती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है। और अधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ें भी बहुत ज़्यादा आती है, जबकि जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है उसमें हर बार सूखे और अकाल जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। मानसून एकता का परिचय कैसे है? तो हमने पहले के भागों में भी पढ़ा था कि हिमालय वो भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये सुरक्षा प्रहरी तो सामरिक दृष्टि से है ही, साथ ही साथ में ये उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है और हमारा जो तापमान है उसको उच्च बनाए रखता है। दूसरी प्रकार यदि ये मानसूनी पवन हैं उनको रोक करके भारत में वर्षा भी करवाता है। दक्षिण की तरफ देखें तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण आ जाने के कारण न तो उन इलाकों में गर्मी पड़ती है न ही अधिक मात्रा में सर्दी, इसलिए इस प्रकार का जो समकारी जो तापमान रहता है वो इसी समुद्र का प्रभाव है। लेकिन फिर भी भारतीय जो प्रायद्वीप है उसकी मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से नजर आता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन और उनसे संबंधित ऋतुओं की जो दशाएं हैं वो ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं और उसका असमान वितरण तो मानसून का एक विशेष लक्षण है ही है। फिर भी ये जो संपूर्ण भारतीय भूदृश्य है, इसके जीव तथा जीव वनस्पति, इसके कृषि का चक्र, मानव जीवन, उनके त्यौहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा पूरा देश करता है। और ज्यों ये मानसूनी पवनें के कारण जब वर्षा का जल प्रदान होता है तो पूरे देश में कृषि की जो प्रक्रिया है उसमें एक साथ में तेजी आती है, जो कि ये भी प्रक्रिया वो एक देश को एकता के सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो कि इन जलों को आगे से ले जाती है उन्हें भी एक नदी घाटी का इकाई नाम दिया गया है।
और इसलिए ये जो मानसून है वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अंत में आइए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, काल वैशाखी किसे कहते हैं? दूसरा, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? तीसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चौथा और आज का अंतिम प्रश्न है, क्वार की उमस क्या है उसके बारे में बताइए। आज का अंक यहीं तक। नमस्कार।